अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम ए लाड़ी। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में एक पावर शो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसमें ख़िताब और जारहाना अंदाज से उन्होंने ख़िताब किया है और रवैया उनका वही रहा माजी वाला। तो आज इस पे बात करेंगे, पूरा प्रोग्राम आज इस पे होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने किन किन अलकाबात से नवाजा है अपने मुखालफिन को और क्या क्या उन्होंने कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में आज एक बड़ा पावर शो किया गया और बड़े खुश नज़र आए इमरान खान साहब इसमें। खुश जाहिर सी बात है इस वजह से कि एक बड़ी तादाद में आवाम था और जाहिर सी बात है वो कामयाब भी होना था, क्योंकि आपकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो एक टास्क दिया गया होगा, जाहिर सी बात है, वज़रा को, MPs को, MNAs को, सेनेटर्स को, कि आपने ठीक ठाक तरीके से इसमें शिरकत करवानी है। तो जाहिर सी बात है वो कामयाब शो हुआ आपका। ये पावर शो क्यों किया गया? ये इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि अपोजिशन ने भी तहरीक चलाने का एक अल्टीमेटम दिया है, तो उन अपने मुखालफिन की मुखालफत में इमरान खान साहब ने कहा था कि हम भी मैदान में आएंगे और इन चोरों लुटेरों को हम बेनकाब करेंगे आवाम के सामने। तो उसका इन्होंने आज पहला एक ट्रेलर पेश किया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मियाँ नवाज शरीफ को भगोड़ा और बड़ा मियाँ कहा और शहबाज शरीफ को छोटा मियाँ कहा, और उनके चपरासी, मकसूद चपरासी के अकाउंट का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसमें 375 करोड़ रुपए कैसे आ गए। एक चपरासी जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये हुआ करती थी, उसके अकाउंट में 375 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने अपने बेटे सलमान शहबाज को और मकसूद चपरासी को मुल्क से बाहर भेज दिया। तो इनको डर था कि हमारी चोरी पकड़ी गई। FIA ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके सामने लाई FIA, तो उसके बाद उन्होंने भेज दिए बाहर। मरियम बीबी के पास उन्होंने कहा कि टेप रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं। हमारे दौर में, आपके दौर में अदालतों के ऊपर डोमिनेंसी होती थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की। वो जो नून लीग ने अपने दौर में जस्टिस सजाद अली शाह का डंडों से इस्तकबाल किया, वो भी हम नहीं भूले, कौम नहीं भूली। और जस्टिस कयूम को जो नवाज शरीफ साहब फ़ोन किया करते थे कि मियाँ साहब के कयूम साहब 3 साल नहीं 5 साल सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अदालतें आज़ाद हैं। अदालतें अभी तक तो नहीं लग रहा कि अदालतें आज़ाद हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने आज एक चीज़ तस्लीम कर ली कि नवाज शरीफ को बाहर जो भेजना था वो मेरी गलती थी। यानी आज ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब जो कहते थे कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में हमारा कोई हाथ नहीं है, तो आज साबित हो गया कि आपने ख़ुद उनको बाहर जाने की इजाज़त दे दी। तो आप अदालतों के ऊपर यानी बोलते थे कि अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों ने उनको बाहर जाने दिया। तो आज वाज़े आपने बोल दिया कि मैंने इजाज़त दी, तो जब वो बाहर गए, यानी आपकी इजाज़त के साथ वो बाहर गए। आपने कहा अदालतें आज़ाद हैं, अदालतों के ऊपर डोमिनेंसी नहीं है। और आपने कहा कि मैंने जब मेरे ऊपर केस किया गया तो मैंने भी केसेस को फेस किया और मैंने अपने आप को सादिक और अमीन साबित किया अदालतों के आगे। अदालतें आज़ाद होती तो आपका जो फॉरेन फंडिंग केस है वो आज तक अल्तवा का शिकार क्यों होता, उस पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है? इसको क्या समझा जाए? फिर आपकी डोमिनेंसी समझा जाए, अदालतों की सुस्ती समझा जाए, क्या समझा जाए? फॉरेन फंडिंग केस में, क्योंकि उसमें अगर फैसला आ जाएगा तो आपकी हुकूमत भी जा सकती है, आप घर जा सकते हैं। अपोजिशन की जो अदम एतमाद की बात है वो तो अपनी जगह पर, अगर फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आ जाए तो वो उसमें कुछ चीज़ें तो आई हैं ना फॉरेन फंडिंग केस में, लेकिन उसमें हकीकतें अभी छुपी हुई हैं। वॉल्यूम 8 का जो जिक्र है उसमें वॉल्यूम 8 अगर आएगा तो उसका जिक्र अपनी जगह पे, उसमें कोई बड़े इंकशाफात बताए गए हैं तो वो सामने आएंगे अगर केस सही तरीके से चलता। तो आपने कहा कि चोरों का टोला है और डाकुओं का गुलदस्ता है।
और मौलाना फजल रहमान को जैसे आप माजी में भी कहा करते थे कि डीज़ल, आपने डीज़ल का लक़ब दिया उनको, फिर आपने कहा 30 साल के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीज़ल के बगैर चल रही है, और 12वां खिलाड़ी है मौलाना डीज़ल जो हर 3 महीने बाद बोलता है कि हुकूमत गिरा दूंगा, हुकूमत गिरा दें, हुकूमत गिरा दें। तो आपने कहा कि कुछ भी कर देंगे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब एनआरओ दें या ना दें, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप कौन होते हैं एनआरओ देने वाले। एनआरओ तो जो देते हैं वो सबको पता है कि एनआरओ कहाँ से मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये सबको पता है। आपने कहा ये करप्ट तरीन लोग हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर इतने अरबों रुपए की करप्शन है, लेकिन वो आज तक नैब और एफआईए साबित क्यों नहीं कर सकी। तो नैब और एफआईए केस जो अदालत उस्मा के सामने सही माना में क्यों पेश नहीं कर सकी। आप कह रहे हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो फिर आपकी वही बात आ जाएगी अदालतें आज़ाद हैं। तो अदालतें तो फैसला दे रही हैं। अदालतों ने तो अभी कुछ रोज़ पहले जो साफ शफाफ पानी के केस पे फैसला दिया है नून लीग के अपना एक एमएनए के हवाले से, तो अदालतें तो यानी आज़ाद है, अदालतें तो फैसला कर रही हैं। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अदालतें फैसला नहीं देती, ये अदालतों से अपना जान छुड़ा लेते हैं। तो जान तो इनकी अदालतें छोड़ रही हैं। अभी और मज़ीद केसेस भी हैं। मरियम बीबी का जो केस है और नवाज शरीफ का जो नाअहलियत का केस है वो भी आपके सामने आएगा। आप भले ही इनका मुकाबला करें, जैसे आपने कहा मैं कप्तान हूँ, मैं तैयार हूँ इनका मुकाबला करने के लिए, आप भले ही मुकाबला करें, लेकिन आप अपनी हुकूमत को बचाएं। आप हुकूमत को बचाने के लिए अपने इत्तेहादियों के आगे भी झुक गए, लेकिन आपकी हुकूमत भी बैसाखियों के सहारे खड़ी है, इत्तेहादियों की। अगर वो बैसाखियाँ उनको इशारे मिल गए या उनको इशारा मिल गया तो वो बैसाखियाँ आपसे हट जाएंगी, आप गिर जाएंगे, आप ज़मीन बोस हो जाएंगे। फिर आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने महंगाई का जो जिक्र किया है, आपने पाकिस्तान की महंगाई को अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कई ममालिक से जोड़ने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान का मवाजना आप कैसे कर सकते हैं अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, दूसरे ममालिक के साथ। पाकिस्तान में जो मजदूर की जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये माहाना है। बाहर जो तनख्वाहें चलती हैं वो घंटों के हिसाब से चलती हैं। 100 गुना ज़्यादा तनख्वाह में फ़र्क है, डिफरेंस है बाहर ममालिक के लोगों की तनख्वाहों में और हमारे एक मजदूर की तनख्वाह में। तो महंगाई के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहा। आपने कोविड-19 का जिक्र किया, आपने सहाफ़ियों को मुखातिब होते कहा कि तस्वीर का दो तरफा रुख दिखाएं आप। बिल्कुल, इसमें ये बात सही है आपकी, लेकिन आलमी लेवल पे जो महंगाई हुई है उसमें तो कोई शक नहीं है, वो आपके बस की बात ही नहीं है। लेकिन जो आपके बस के हाथ में है, जो आपके हाथ में चीज़ें, आपकी बस की जो बात है, आप वो तो करें। चीनी माफिया आपके साथ है, गंदम माफिया आपके साथ है, पेट्रोल माफिया आपके साथ है, यूरिया माफिया आपके साथ है। आप उनको तो कंट्रोल करें, लोगों को रिलीफ फराहम करें। आप घी का रेट बढ़ रहा है, अभी आपने जो पेट्रोल बढ़ा दिया है, ठीक है, बाहर अपना फी बैरल पे जो इजाफा हुआ है 95 डॉलर की फी बैरल हो गई है, तो इसमें कोई शक नहीं है पेट्रोल बढ़ना चाहिए। लेकिन 12 रुपये एकदम से पेट्रोल बढ़ गया, जाहिर सी बात है उसका असर अपना अशिया खोर नोश पे भी पड़ेगा। गरीब आवाम की कमर टूट गई है, गरीब आवाम से आप जीने का हक भी छीनने जा रहे हैं। अभी देखे ना आपने, सारे माफियाज ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि हम अब दूध की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, घी की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, दालों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं, यूरिया का देखे रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपने बोला कि किसान को हमने फ़ायदा दिया है, बिल्कुल आपने एक जानिब किसान को फ़ायदा दिया है, आपने गन्ने का रेट सही दिया है, आपने गंदम का रेट सही दिया है, लेकिन दूसरी जानिब यूरिया का रेट बढ़ा के आपने किसान का गला दबा दिया है। आपने नौजवानों के लिए जो पैकेजेस शुरू किए हैं वो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो पैकेजेस, वो जो कर्जे आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं शनाख्ती कार्ड की मद में कर्जे मिलेंगे, लेकिन आप जो कर्जे दे रहे हैं बैंकों के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनसे कई किस्म के सवालात किए जा रहे हैं, उनसे
काफ़ी सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं, तो नौजवानों को फ़ायदा हाँ हो सकता है कि एक आपके हुकूमत के दौर में भी साफ अपना सिफारिशी एतबार से कर्जे मिल रहे हों, लेकिन उसमें भी शफाफियत लाना आपका काम है, उसको भी शफाफ तरीके से आप लाएं। अच्छा प्रोग्राम है, हम अप्रिशिएट करते हैं आपके इन प्रोग्राम को। आपको जो सेहत कार्ड दे रहे हैं गरीब मिस्कीन लोगों को, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको, लेकिन उसको निचली सतह तक आप ले आएँ और शफाफियत के साथ उसकी तकसीम को आप तकसीम बनाएं उसकी शफाफियत के साथ। लेकिन महंगाई के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जानिब उंगलियां उठेंगी, अपोजिशन उसका फ़ायदा उठाएगी। अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, आप मुकाबला करें, आपका हक है। आप सियासत करें, आपका हक है। आप जलसे करें, आपका हक है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करें। अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग बैठे हैं उनको आप देखें, आप अपनी हुकूमत बचाएं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करना आप ही का काम है। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों का जो मामला है, जो सूबों के अंडर कंट्रोल जो चीज़ें हैं वो सूबे उसको संभालेंगे, लेकिन जो वफाकी इदारे हैं, जो वफाकी इदारों की जानिब से जो महंगाई बढ़ रही है उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल आप करेंगे। आपकी सफ़ों में से भी करप्शन हो रही है, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो भी करप्ट बन चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो आप उसको भी मद्देनज़र रखें। आप बेशक हुकूमत करें, अपनी हुकूमत को बचाने की कोशिश करें। अदम एतमाद अपोजिशन ला रही है तो आप उसका मुकाबला करें, भले ही आप मुकाबला करें, लेकिन आप लोगों को रिलीफ फराहम करें, जब जाके आपका पूरे पाकिस्तान की आवाम साथ देगी, वरना तो आपका साथ नहीं देगी। आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। 12 रुपये जो आपने पेट्रोल का जो इजाफा किया है, बराए मेहरबानी इसको आप वापस लें, इसको आप वापस लें। आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हुकूमत के लिए अच्छा होगा। तो नाज़रीन, ये हमने आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं इमरान खान साहब की, और कुछ हक़ाइक़ जो आपके सामने रखे हैं। आप फैसला करें कि आने वाला दौर जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारा होगा, वो तो वक्त ही बताएगा कि आने वाला दौर किसका है। तो आपके सामने रखी हैं आप चीज़ें, आप मुवाज़ना करें।